हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यश कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेहमानों के साथ साथ घर में रौनक भी बढ़ रही थी। ढोलक की थाप पर बन्ना बन्नी के गानों से मोहिनी के घर का आंगन गुलजार था। मोहिनी की बुआ ढोलक पर थाप दे रही थी। गीत गाती महिलाओं के स्वर जैसे ही मध्यम पड़ते, वो तेजी से बोलती, अरे जोर से गाओ ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि मेरी भतीजी की शादी है। आखिर लाखों में एक दूल्हा मिल रहा है। मेरी भतीजी जो पूरे मोहल्ले में उतने सुंदर और अमीर लड़के से किसी की बेटी की ब्याह ना हुआ। आज आने दो इस घर के नए दामाद को। अरे लड़कियों, तुम सब भी कुछ नए जमाने के बन्ना बन्नी के गीत गाओ। तभी मोहिनी की सहेलियों ने उसे छेड़ते हुए बन्ना बन्नी के गीत गाना शुरू किया। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा हस्बैंड दो भगवान, सुबह सुबह पति चाय बनावे, खुद पिए और हमें भी पिलाए, और कहे पी लो मेरी जान, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। इसे सुनकर कोबर में बैठी मोहिनी मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। लेकिन इस सब तैयारियों के बीच उसके माता पिता को कुछ खटक रहा था। तो वो था मोहिनी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी उसकी उदासी। मोहिनी की माँ सावित्री ने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन मोहिनी ने हर बार बहाने बनाकर बात मुस्कुरा कर टाल दिया। सावित्री जी जब भी मोहिनी से कहती, मोहिनी तुझे सोनू पसंद तो है ना, तू खुश तो है ना इस रिश्ते से, तब मोहिनी कहती, ये कैसी बातें कर रही हो माँ, आपकी और पापा की पसंद ही मेरी पसंद है, और आप सब की खुशी में ही मेरी खुशी है। शहरी परिवेश मुंबई में पला बड़ा अमीर परिवार का सोनू देखने में 6 फीट लंबा, बेहद सुंदर, गौरवर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व का था। सोनू घर पर ही बिजनेस में पिता का सहयोग किया करता था। इधर मोहिनी एक छोटे टाउन एरिया की निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सांवली सलोनी मोहिनी को जब सोनू के घर वालों ने पसंद किया तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सोनू से रिश्ता तय होते ही सभी आसपास जान पहचान वालों को मोहिनी की किस्मत से भाग्यशाली नजर आने लगी थी, जिसको सब उसके रंग रूप की वजह से बात बात में ताना मारा करते थे। वो भी आज कह देते किस्मत हो तो मोहिनी जैसी। मोहिनी की बुआ जिन्होंने मोहिनी का रिश्ता तय कराया था, खुद को किसी 30 मार खां की तरह सबके सामने रखती और रिश्ता तय कराने का वाह ही लूटती। लेकिन मोहिनी को सोनू का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक सोनू ने कभी भी अकेले में या फोन पर मोहिनी से बात करने की कोशिश नहीं की थी। इस बात को लेकर जब उसकी सहेलियां जब भी मोहिनी से पूछती कि अच्छा बता जीजा जी से कितनी बात होती है, तो मोहिनी बात को छिपाते हुए कहती, अरे वो व्यस्त रहते हैं, उनकी आदत भी नहीं ज़्यादा बोलने की, वो आजकल के लड़कों की तरह फालतू की बकबक करने वाले नहीं हैं। शाम को दरवाजे पर बारात आई, जिसने सोनू को दूल्हे के रूप में देखता ही रह गया। तभी मेहमानों में मौजूद एक बुजुर्ग महिला जब जयमाला के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने गई तो उसने एकाएक सबके सामने कहा, हाय दूल्हा तो पलाश के फूलों सा सुंदर है, जिसे सुन सभी हंसने लगे। कुछ को मोहिनी की किस्मत से जलन होती तो कुछ कहते, आखिर ऐसा क्या देख लिया लड़के और उसके घर वालों ने लड़की में जो कौवे संग हंस की जोड़ी बना दी। पूरी शादी के दौरान सोनू ने सबसे बड़े अच्छे से बात की। उसकी सुंदरता, मुस्कुराहट एवं हंसमुख स्वभाव को देखकर सब बहुत खुश हुए। मोहिनी की सहेलियों ने सजे कान में कहा, चल झूठी, तू तो कह रही थी कि जीजा जी कम बोलते हैं, तो फिर अभी ये कैसे बोल रहे हैं। ये सुनकर मोहिनी मुस्कुराने लगी। बड़ी धूमधाम से मोहिनी की शादी सोनू से संपन्न हो गई। विदा होकर जब मोहिनी सोनू संग कार में बैठी तो सोनू ने उसकी तरफ पलटकर देखा तक नहीं और खिसक कर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगा, जिससे देख मोहिनी के मन में अपने शादीशुदा जीवन को लेकर असीम डर और आशंकाएं भर गई। खैर मोहिनी विदा होकर अपने शहर के ही होटल में ठहरी थी, क्योंकि अगले दिन सुबह 6 बजे की उनकी फ्लाइट थी। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। पढ़ाई लिखाई के साथ मोहिनी ने बुटीक का कोर्स भी कर रखा था। ससुराल में सास ससुर जी एवं 2 शादीशुदा ननदें रिया और नीतू थी।
मोहिनी की एक जेठानी भी थी जिनका शादी में आना नहीं हो पाया था। हालांकि जेठ जी शादी में शामिल हुए। दोनों भाइयों में आपसी प्रेम बहुत था। ससुराल में कोई जेठानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था। बातों बातों में बस छोटी ननद से सिर्फ इतना ही कहा कि भाभी का स्वभाव घमंडी और मुंहफट है, इसीलिए हम इस बार सुंदर और अमीर नहीं बल्कि छोटे शहर की पारिवारिक लड़की को घर की बहू बनाना चाहते थे। मोहिनी सोनू के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक कमरे के खुलने से वो अपनत्व देखकर खुश होती तो दूसरी तरफ अपने पति का उसके प्रति ऐसा व्यवहार उसकी समझ से बाहर था। मोहिनी ने पर्स से फोन निकाल कर देखा तो उसकी माँ का फोन था। औपचारिक बातचीत के बाद मोहिनी की माँ ने कहा, देख बिटिया, तेरे मायके की इज्जत का सवाल है, वहाँ किसी को कुछ भी शिकायत का मौका मत देना, सबका ख्याल रखना, कितने भले लोग हैं। बिना दान दहेज के खुद के खर्चे पर शादी की, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ थी। अब तो बस तेरी बहनों को भी तेरी जैसी ससुराल वाले मिल जाए तो हम लोग गंगा नहा लें। अच्छा सुन, दामाद जी कैसे हैं? आसपास हो तो जरा उनसे भी बात कराना, हाल चाल ले लूं। मोहिनी ने सामने बैठे सोनू को देखा जो मोबाइल में कुछ देख रहे थे। सोनू की दिलचस्पी न देखकर मोहिनी ने बहाना बनाते हुए अपनी माँ से कहा, वो भी अच्छे हैं माँ, अभी घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो बात करा दूंगी। अच्छा चलो अब रखती हूँ। दिन भर आने जाने वाले मेहमानों के बाद रात में फिर जब सोनू कमरे में आए तो मोहिनी ने देखा कि सोनू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस बार सोनू ने बिना कुछ बोले मोहिनी को सीधा अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन अब मोहिनी का मुस्कुराता चेहरा मलिन पड़ चुका था, क्योंकि जिस स्पर्श में प्यार का एहसास होना चाहिए था उसकी जगह दर्द ने ले ली थी। मोहिनी को पता चल गया कि सोनू की ये मुस्कुराहट शराब के नशे में है। शराब के नशे में चूर सोनू ने मोहिनी के साथ अपनी शारीरिक भूख खत्म करके उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। इधर निर्जीव बिस्तर पर पड़ी मोहिनी की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। आज उसके टूटे दिल और टूटी चूड़ियों के दर्द की चीख सुनने वाला कोई नहीं था। शराब के नशे में जब सोनू ने मोहिनी से कहा, तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती और तुम्हारी खुशकिस्मती तो देखो कि तुम्हें मुझ जैसे सुंदर पति और मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। पूरी रात मोहिनी की आंखों से नींद गायब रही। वो सोचती रही, क्या वाकई उसकी किस्मत अच्छी है? क्या मेरे अच्छे कर्मों से मुझे सोनू जैसा हमसफर मिला? फिर अगले दिन सुबह लड़खड़ाते कदमों से मोहिनी नहा धोकर तैयार कमरे में बैठी थी। सोनू बेसुध सोया था, जिसे देखकर मोहिनी के मन में उसके प्रति अब प्रेम नहीं घृणा ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जिसे वो अब तक अपना पति परमेश्वर मान रखी थी, असल में उसका रूप तो हकीकत में कुछ और ही निकला। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अपने ही ख्यालों में खोई मोहिनी दरवाजे की दस्तक से ख्यालों से बाहर आ गई और बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने उसकी सास जी थी। सासू जी ने मोहिनी से कहा, बहू चलो रसोई में, तुम्हें सब कुछ बताना भी है। अब अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, क्योंकि अब ये घर, पति और उसका परिवार सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तो मैं सब जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। अपनी बहू रूपी इस प्यारी सी बेटी को देखकर मोहिनी ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से अपनी सास के साथ रसोई में आ गई। शरीर पर पड़े नीले निशान को देखकर सासू जी ने कहा, मोहिनी दाग या तो छिपाना सीख लो या मिटाना, क्योंकि एक सफल गृहिणी और आदर्श पत्नी की यही निशानी होती है कि उसके घर और परिवार की कोई बात बाहर न जाए। मोहिनी देखो बेटी, मैं तुम्हें ये एक सास की नहीं माँ की हैसियत से समझा रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ सभी औरतों के साथ होता है और आदमी तो होते ही ऐसे हैं। खैर चलो काम देख लो। वो मोहिनी को
घर के सारे काम समझाकर रसोई से निकल गई। इधर दर्द से कराहती मोहिनी अकेले रसोई में बैठ अपना मुंह दबाए रोने लगी, क्योंकि आज ना तो उसकी कोई चीख पुकार सुनने वाला था, ना ही उसका कोई दर्द समझने वाला था। तभी उसे उसकी सास ने आवाज दी, मोहिनी जल्दी करो बेटा, सबके लिए नाश्ता तैयार करो वरना देर हो जाएगी। सबके लिए चाय नाश्ता तैयार कर के मोहिनी ने दे दिया। सभी ने नाश्ते की तारीफ की, लेकिन सोनू बिना खाए ही घर से बिना बताए बाहर चला गया। मोहिनी अभी सोनू के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी सास ने कहा, बेटा रसोई साफ कर लो तो मैं दोपहर का खाना बता देती हूँ कि क्या बनाना है। सच में अनजान मोहिनी सोचने लगी, इतने अमीर ससुराल में एक भी नौकर या नौकरानी नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है। अब मोहिनी के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन वो पूछे तो किससे? आखिर सारे प्रश्नों के उत्तर दे कौन? जब सोनू को मोहिनी पसंद ही नहीं थी तो सोनू ने मोहिनी से शादी ही क्यों की? आखिर इतने बड़े शहर में रहने वाले अमीर लड़के को लड़कियों की कोई कमी तो थी नहीं, जिससे चाहते उससे शादी करते, फिर मुझसे शादी क्यों की? मोहिनी की सास और ननदें उससे बहुत प्यार से बातें करती। कोई भी उनके व्यवहार को देखकर सोचता कि कितने अच्छे और उच्च विचार हैं इन लोगों के, लेकिन सास ननद के व्यवहार को भी लेकर एक तरफ उसका मन कहता कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन दिमाग कहता नहीं, ये प्यार नहीं दिखावा है, जिसका सहारा लेकर वो लोग तुझे मूर्ख बनाते हैं। कहाँ तो मोहिनी शादी के बाद अपनी शादी और हनीमून के सपने देखा करती थी कि शादी होते ही वो उलझनों में उलझ कर रह गई। उसे लगता था कि दामाद के रूप में उसके माता पिता को सम्मान देने वाला बेटा मिल गया है, जिससे उसके माता पिता की तकलीफ अब कम हो जाएगी और अब वो पूरे अधिकार और सम्मान से माता पिता की मदद कर पाएगी। लेकिन उसके सपने सपने ही रह गए। यहाँ तो उसको खुद के अस्तित्व की लड़ाई अब लड़नी थी। अब अपने ससुराल में अपने पति के दिल में वो खुद के अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़नी थी। घर के काम करके मोहिनी थक चुकी थी। मुंबई आने के एक सप्ताह तक यही सब चलता रहा। मोहिनी की माँ का जब भी फोन आता वो उनसे हंसकर ही बात करती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी परेशानी सुनकर उसके माँ बाप परेशान हो जाएंगे और लौटकर गई तो समाज में उनकी बदनामी होगी। वो अलग इसलिए उसने चुप रहना और अपनी तकलीफ को छुपाना ही बेहतर समझा। एक दिन उसकी सास ने सुबह सुबह आकर उससे कहा, मोहिनी एक कप चाय अधिक बनाना, अजय आया हुआ है। जेठ जी का नाम सुनते ही उसे लगा कि शायद जेठानी भी उससे मिलने आई होंगी। उसने साथ से पूछा, माँ जी लेकिन जेठ जी आए कब? क्या भाभी भी आई है साथ में? सास बोली, अजय तो कल रात में ही आया, लेकिन जेठानी के नाम पर कोई जवाब ना मिला। वो समझ गई कि वो गलत थी। जेठ जी अकेले ही आए थे। उसको समझ में ये कुछ भी गोलमाल नहीं आ रहा था। वो सोचती है, हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। क्या घर है, एक बेटा दिन भर घर में रहता है, एक बेटा तो आया लेकिन जेठानी का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा। अब अजय भी घर में साथ ही रहने लगा। तब मोहिनी को समझते देर न लगी, ये लोग कोई अमीर खानदान के नहीं बल्कि दिखावे के अमीर हैं, कागजी शेयर की तरह। एक दिन शाम को जोर जोर से गाली गलौज की आवाज़ आ रही थी। मोहिनी ने झांक कर देखा तो लेनदार पैसा चुकाने की बात कर रहे थे। पता चला सोनू ने किसी बिजनेस के लिए लाखों रुपए उधार लिए थे, जो उसने चुकाए नहीं। हाथ पांव जोड़कर किसी तरह सासू जी और अजय ने उन लोगों से विनती की कि कुछ दिनों का और मोहलत दे दे। तभी घर में उसकी जेठानी का आगमन हुआ, जिसे देखते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। अजय ने कहा, सोनी तुम इतनी जल्दी? तुम तो 1 महीने बाद आने वाली थी ना? तब सोनी ने कहा, अरे घर के अंदर तो आने दो, फिर कि सारे सवाल यही पूछ लोगे। पापा अब ठीक हैं, डॉक्टर ने कहा अब परेशानी की कोई बात नहीं है। भैया भी इंडिया ही आ गए हैं माँ पापा के साथ रहने के लिए।
दरवाजे के ओर से झांकती मोहिनी सोनी को देखकर देखती ही रह गई। पता नहीं क्यों उसका दिल खुशी से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू आए। जेठानी को देखते उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपना कोई बड़ी बहन मिल गई हो। झटपट वो रसोई से पानी लेने गई उनको देने के लिए। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, तुम कौन हो? मोहिनी ने पलटकर देखा तो सोनी थी। मोहिनी सोचने लगी, इसका मतलब इन्हें ये पता ही नहीं कि मेरी शादी इनके देवर से हो गई है। मोहिनी ने आगे बढ़कर सोनी के पैर छुए। तब सोनी ने कहा, खुश रहो, माफ करना लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तभी पीछे से अजय ने आकर कहा, ये सोनू की पत्नी है मोहिनी, अब तुम कमरे में चलो। इतना सुनते ही गुस्से और आक्रोश से भरी सोनी ने खुद को संयमित करते हुए कहा, क्या? लेकिन कब हुई शादी और मुझे तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा? अजय ने कहा, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तभी सासू जी ने कहा, क्यों बताते? ताकि तुम उसकी शादी बिगाड़ सको। जानबूझकर हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो तो शुक्र है मेरे हीरे जैसे दामाद का जो उसने सोनू का ब्याह करा दिया, वरना तुम तो उसकी शादी ही ना होने देती। अजय लेकर जाओ इसे कमरे में और समझा देना कि मोहिनी से दूर ही रहे। खबरदार जो उसे बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं इसकी परछाई भी मोहिनी पर नहीं पड़ने देना चाहती। सोनी अमाप मोहिनी को देखती रह गई। चुपचाप खड़ी मोहिनी कुछ समझने में असमर्थ थी कि तभी सास ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आई और उससे कहा, बहू तुम सोनू को या शादी को लेकर कभी कोई बात सोनी से साझा मत करना, ना ही उससे तुम्हें बात करने की जरूरत है। उसकी तो आदत है बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने और झगड़े लगाने की, इसीलिए तुम उससे दूर ही रहना। मैं तो सिर्फ उसे अपने बेटे की वजह से झेलती हूँ। अच्छा हुआ शादी के समय वो अपने मायके थी 3 महीने से, वरना तो शादी होना मुश्किल था। उसके बुरे कर्मों का नतीजा ये है कि मायके में उसके बाप का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है और शादी के 5 साल हो गए लेकिन अभी तक बांझ है। मोहिनी चुपचाप कमरे में मूक दर्शक की भांति सब कुछ सुन रही थी। इधर अजय ने सोनी को कमरे में लाकर कहा, देखो सोनी, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम मोहिनी से कुछ भी नहीं कहोगी और अपना काम खत्म करो और अपने कमरे में आ जाओ। तब सोनी ने कहा, लेकिन अजय, क्या मोहिनी को सोनू का सच पता है? क्या मोहिनी की शादी सोनू का सच बताकर हुई है या वैसे ही हुई जैसे तुम्हारी और मेरी हुई थी, झूठ बोलकर? अजय ने गुस्से से कहा, क्या बताया गया क्या नहीं, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस तुम्हारी जुबान बंद रहनी चाहिए। पूरी रात सोनी की आंखों से नींद गायब रही। ना चाहते हुए भी बार बार उसके सामने मोहिनी का मासूम चेहरा आ जाता। 2 दिन तक घर में शांति और चुप्पी छाई रही। सोनी और मोहिनी एक दूसरे को देखते, साथ काम करते, लेकिन बात कोई किसी से नहीं करता। तीसरे दिन रात को अचानक सोनी को मोहिनी के कमरे से गाली और थप्पड़ की आवाज आने लगी। मोहिनी की बचाओ प्लीज, सोनू मुझे मत मारो की आवाज आ रही थी। सोनी भागकर अपने कमरे से निकलकर जाने लगी तो अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? ये उनका निजी मामला है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं बोलना है। सोनी ने गुस्से में अजय से कहा, अजय मेरा हाथ छोड़ो, वरना 2 साल पहले आई इस दरवाजे पर पुलिस आज एक बार फिर आ जाएगी और ये दर्द भरी चीखती आवाज इसे निजी मामला नहीं कहते, समझे? सोनी भागकर कमरे में गई जहां सोनू पैरों से मोहिनी को मार रहा था कि तभी सोनी ने अपने देवर को एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा और झटके से उसे मोहिनी से दूर धक्का दे दिया। नशे में चूर सोनू को अपना होश ही नहीं था। वो बड़बड़ाता हुआ बेड पर गिरा और उसी हालत में सो गया। इधर दर्द से कराहती मोहिनी सोनी के गले लगकर फूट फूट कर खूब रोई। सोनी ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे हिम्मत रखने के लिए कहा। उसने कहा, मोहिनी अब रोना बंद करो, तुमने क्यों ही सोनू से शादी की? क्या तुम्हें इसका सच नहीं पता था?
कि सोनू नशे का आदी है, जिस वजह से उसके कई रिश्ते टूट गए और अब तो रिश्ते भी आना बंद हो गए थे। इसलिए 38 साल की उम्र में भी वो अब तक कुंवारा था। इतना सुनते ही मोहिनी ने कहा, लेकिन हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। हमें तो बताया गया कि ये बिजनेस संभालते हैं और पढ़े लिखे हैं। तब सोनी ने कहा, नहीं मोहिनी, सोनू तो सिर्फ 10वीं पढ़ा हुआ है, वो भी 5 बार फेल होने के बाद पास हुआ है। वो कुछ नहीं करता सिवाय नशा और लड़कियों को परेशान करने के। उसकी तो सिर्फ शक्ल ही सुंदर है, जिसका फायदा उठाकर वो ना जाने कितनी ही लड़कियों को धोखा दे चुका है। सोनू से 12 साल छोटी मोहिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेगी। पूरी रात देवरानी जेठानी ने एक दूसरे से बात करते हुए गुजार दी। अगले दिन हॉल में बुलाकर सोनी को कटघरे में खड़ा किया गया। हॉल में उसकी ननद नंदोई अजय, सोनू और उसके सास ससुर और मोहिनी भी मौजूद थी। सब बारी बारी सोनी पर इल्जाम लगा रहे थे कि तभी सोनी और मोहिनी ने एक साथ बोला, अगर आप सबने बोल लिया हो तो अब हम शुरू करें बोलना। सोनी और मोहिनी को एक साथ एक सुर में बोलते हुए देखकर उसके नंदोई का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उन्होंने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि हमारे सामने जुबान खोलो। तुम दोनों के बाप की औकात नहीं थी कि तुम दोनों की शादी करा सके, और अब तुम दोनों हम लोगों को ही आंखें दिखा रही हो। सेटअप मिस्टर अखिल उर्फ आदरणीय नंदोई जी, इज्जत के साथ बात करना, वरना जब हम अपने आप पर आ गए तब आप हवालात की हवा खाएंगे, समझे। आपकी इसी बदतमीजी के कारण आपकी छोटे भाई की पत्नी ने आप पर मुकदमा किया था, तो जेल जाने की नौबत तो कभी भी आ सकती है। इसलिए चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो सोनी भाभी मुझे बिगाड़ देंगी। मुझे आप का एक सच खुद सोनू ने नशे की हालत में बताया। मुझे पता चल चुका है कि आप सोनू को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते हैं और आपने ही उसे नशे का आदी भी बनाया। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहला भाग है कहानी का। आगे की कहानी अगले भाग में आप सभी को सुनने की मिलेगी। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले भाग में।